हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के गठन को समझाइए। केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होती है उसका गठन किस प्रकार होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है। हमारे भारतीय संविधान के 74 अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यह बात किसमें बताई है? अनुच्छेद 74 में। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किसका प्रधान? मंत्रिपरिषद का। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन इस प्रकार है। गठन की जो फर्स्ट प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। कौन नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ही करता है, पर इसमें प्रधानमंत्री सलाह देता है, प्रधानमंत्री परामर्श देता है कि किन किन मंत्रियों को शपथ दिलानी है, किस किस को मंत्री बनाना है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये संवैधानिक रूल है। ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिसको लोकसभा के सांसद अपना बहुमत दल का नेता चुनते हैं, वह नेता राष्ट्रपति के पास जाता है कि मुझको मेरे दल ने बहुमत दल का नेता चुना है और मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर उसकी सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री जब खुद नियुक्त हो जाता है तो वह अन्य मंत्रियों का चयन करने में भूमिका निभाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के। व्यवहार में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए क्या है? बाध्य। अधिकतर प्रधानमंत्री के परामर्श को ही मानता है राष्ट्रपति। ये ध्यान रखने योग्य बात है। आगे जो हम बात करेंगे, मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा उनके बीच कार्यों या विभागों का बंटवारा किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग या कार्य सौंपना है। किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको पेट्रोलियम मंत्री, किसको कानून मंत्री, किसको शिक्षा मंत्री। ये सब जो विभागों का बंटवारा है प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों में किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से यानी कानूनी दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। बातों का ध्यान ये रखता है कि किस मंत्री को किस क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त है। मान लो कोई व्यक्ति कानून के क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त है तो उसको कानून मंत्री का विभाग दिया जाता है। किसी को अर्थशास्त्री है या अर्थ क्षेत्र का, वित्त क्षेत्र का अधिक ज्ञान है तो उसको वित्त मंत्री। तो ये चीजें विशेष ध्यान रखी जाती है। नंबर 4 है मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, या तो लोकसभा का सदस्य हो यानी लोकसभा का सांसद चुना गया हो, या राज्यसभा का सांसद चुना गया हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है, या तो होना चाहिए और नहीं भी है, तो उसे 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? ये ध्यान रखें, 6 महीने के अंदर अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है।
ऐसा नहीं होने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये विशेष ध्यान रखनी है। या तो वो संसद का सदस्य हो लोकसभा में या राज्यसभा में। यदि नहीं भी है और वह मंत्री बना दिया गया है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। या तो लोकसभा का बन जाए या राज्यसभा का बन जाए। यदि वह 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद की गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। अपने पद की शपथ और पद की गोपनीयता बनाए रखने की 2 शपथ लेनी पड़ती है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति। ये विशेष ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री को मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। आगे है छठा, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। देखिए क्यों निश्चित नहीं है। मंत्रिपरिषद तब तक ही अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा, किसका? लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा में उसका जब तक बहुमत है। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, लोकसभा कार्यकाल है 5 वर्ष, जो सामान्यतः कितना है? 5 वर्ष तक ही अपने पद पर बनी रहती है। ये विशेष ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे निश्चित नहीं है। अधिकतम कितने वर्ष है? 5 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। परंतु यदि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास आ जाए, उसके पास बहुमत नहीं रहे, तो समय से पूर्व भी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। ये विशेष ध्यान रखें। आगे है मंत्रियों के वेतन व भत्ते। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते देने का प्रावधान। उनका महीने का जो वेतन होता है, प्रधानमंत्री सहित मंत्री अपने 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो मंत्री परिषद में आते हैं मासिक वेतन यानी महीने का वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते। भत्ते जैसे यात्रा भत्ता है, बीमा भत्ता, स्वास्थ्य भत्ता है, तो ये जो भत्ते होते हैं ये भी मासिक वेतन के साथ दिए जाते हैं, जिसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। किसका निर्धारण? वेतन और भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद इसमें परिवर्तन करती रहती है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान व वाहन, निःशुल्क इनको घर दिया जाता है, निवास स्थान, सरकारी आवास, वाहन सुविधा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। किनको? मंत्रियों। अब बात करेंगे मंत्रियों की श्रेणियों। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। देखो, मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पहला है कैबिनेट मंत्री। ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है, यानी सबसे बड़े मंत्री माने जाते हैं मंत्रिपरिषद। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों के प्रधान होते हैं। ये एक पूरा विभाग इनके पास होता है या एक से अधिक विभाग भी इनके पास हो सकता है। ये सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। ये विशेष ध्यान रखें। दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। ये दूसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं। इनकी स्थिति पूर्व मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है, यानी प्रथम और थर्ड के बीच के द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं, इनको विशेष विभाग दिए जाते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। इनको स्वतंत्र प्रभार भी कभी कभी दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभाग से संबंधित प्रश्न विचारणीय होते हैं। यानी कैबिनेट की बैठक में यदि राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित कोई प्रश्न
विचार विमर्श के लिए है तो उस मंत्री को कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता है। किसको? राज्य मंत्री। ये विषय ध्यान रखने योग्य बात है। तीसरा है उपमंत्री। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री की श्रेणी आती है, जो कि सीनियर मंत्रियों के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। या तो ये राज्य मंत्री की सहायता करते हैं या कैबिनेट मंत्री, सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं उपमंत्री। आगे जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये हमारी बोर्ड परीक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा जो हुई थी 2019 में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। सप्लीमेंट्री की परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन। ये विशेष ध्यान रखें, केंद्रीय की जगह यहाँ राज्य मंत्रिमंडल आ गया तो राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की शक्तियां हो जाती हैं। ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है और इसके द्वारा समस्त शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? अधिकतर मंत्रिमंडल की, और उसे भारतीय शासन व्यवस्था के हृदय कहा जाता है। ये विषय ध्यान रखें इस लाइन को, भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्रिमंडल। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की निम्न शक्तियां हैं। इनकी शक्तियां और कार्य क्या है? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में, यानी देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा विदेशों में या दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, किस प्रकार नीति बनाई जाएंगी, किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे, इन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। अब बात करते हैं कानून निर्माण पर नियंत्रण। संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण मंत्रिमंडल का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण तक ही सीमित नहीं है। केवल नीति बनाना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा कानून निर्माण के कार्य का भी नेतृत्व किया जाता है। वो भी कानून बनाना है संसदात्मक शासन व्यवस्था में या संविधान में के अंतर्गत कोई कानून निर्माण करना है, तो उस कानून निर्माण का नेतृत्व भी कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित कर दिए जाने के बाद उसके द्वारा ही विधि निर्माण यानी कानून निर्माण का कार्य निश्चित किया जाता है, और मंत्रिमंडल के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तावित करते हैं। जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उनको सदन में प्रस्तावित करते हैं। ये विषय ध्यान रखें। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक रूप से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अधिकतर कौन करता है इसका प्रयोग? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, यानी हर विभाग का मंत्री होता है। जो मैंने आपको बताया, जैसे गृह मंत्री है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है, वे अपने विभागों का संचालन करते हैं सब। जैसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, है ना, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, तो ये अपने विभाग के क्या हैं? प्रधान हैं। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है तो उसके प्रधान है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं तो वो उसके प्रधान है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं तो वो उसके प्रधान है। तो ये ध्यान रखने वाली बात, और उनके कार्यों की देखभाल भी ये करते हैं। चौथा है वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। इस हेतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष में संसद के सम्मुख देश के संभावित आय व्यय का यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक नीति देश की बनाई जाती है हर वर्ष। मैंने बताया था हर वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष, बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही कौन करता है? वित्त मंत्री तैयार करता है, जिस पर वित्त विभाग है, और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है।
मैंने अभी बताया आपको वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री जो हमारे केंद्र में हैं, और उसे लोकसभा में भी प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। अन्य समस्त धन विधेयकों भी मंत्रिमंडल लोकसभा में प्रस्तुत करता है, जो भी धन विधेयक है पैसे से संबंधित, पर इसके लिए अनुमति किससे लेते हैं? ये राष्ट्रपति से लेते हैं। आगे बात करते हैं। और ये जो विधेयक हैं, धन विधेयक, केवल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा को इसके संबंध में ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये विषय ध्यान रखें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 5वां जो पॉइंट है, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत के विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल। विदेशों से जो संबंध होते हैं, इसके द्वारा युद्ध शांति संबंधी घोषणाएं की जाती हैं, और इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। इस चीज का निर्णय मंत्रिमंडल ही करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। नियुक्ति संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई, व्यवहार में इस पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, या जो कैग के बोलते हैं तो महान्यायवादी है, तो इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो मंत्रिमंडल की वो सलाह लेता है। ये विषय ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में जरूर आया होगा। किसी को यदि समझ में कहीं भी नहीं आया है या किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, कहीं समझने में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।